नमस्कार। बकवास फिजिक्स चैनल के सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब आ चुकी है, तो मैं एक वीडियो और देने जा रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि जिन लोगों को ईएमआई चैप्टर के अंदर ट्रांसफॉर्मर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा कीमती है। तो सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। जो टॉपिक आज मैं आपके सामने डिस्कस करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं वो है ट्रांसफॉर्मर। सभी काफी अच्छे से जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर शब्द का मतलब किसी न किसी प्रकार का ट्रांसफर है, जिसमें हम ट्रांसफर की बात करते हैं या तो इलेक्ट्रिक करंट या तो वोल्टेज। मतलब ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, अर्थात हाई करंट को लो करंट में या वाइस वर्सा कर सकता है। मतलब किसी ने अगर पूछा कि भाई ट्रांसफॉर्मर क्या है, तो बड़े सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जो लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज कर सके, हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज कर सके, वीक अल्टरनेटिंग करंट को स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिंग करंट कर सके, या स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिंग करंट को वीक अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर सके। ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, ऐसे स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। बेसिकली यही शब्द होता है ट्रांसफॉर्मर के लिए, हाई को लो करने वाला या लो को हाई करने वाला, चाहे वो वोल्टेज को करे चाहे वो करंट को करे। शर्त यह है कि वो अल्टरनेटिंग होना चाहिए, एसी होना चाहिए, डीसी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक जरूरत है उन चीजों के लिए कि अपनी वर्किंग करवा सके, उसके लिए उसे जो इनपुट चाहिए वो एसी ही चाहिए। मतलब ट्रांसफॉर्मर को अगर आपने डीसी सप्लाई दिया और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस हाई डीसी को लो डीसी कर दे, लो डीसी को हाई डीसी कर दे, डायरेक्ट करंट, कोई लेना देना नहीं। ट्रांसफॉर्मर सीधा साफ सुथरा कहता है माझा देणं घेणं फक्त एसी सोबत आहे, मेरा लेना देना सिर्फ एसी के साथ है, डीसी से मेरा कोई वास्ता नहीं। इसका मतलब ये 101% अपने बात दिमाग में बैठा लीजिए, ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है सिर्फ एसी सप्लाई पर। और एक शब्द उसमें ऐड कर रहा हूं कि अगर किसी ने पूछा ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ electromagnetic induction, but basically specially it works on the phenomena of mutual induction। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, सेल्फ इंडक्शन मतलब जिस कॉइल में करंट फ्लो होता है, अगर उसी कॉइल के साथ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करती है और उसी में ईएमएफ इंड्यूस होता है, सो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और उस इंडक्शन को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मर के केस में सभी जानते हैं कि इनपुट साइड आउटपुट साइड होता है, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल होता है, जो आजू बाजू में होते हैं या सॉफ्ट आयरन कोर पर, लैमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर वाइंडिंग के रूप में होते हैं। तो जब प्राइमरी से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है, जब प्राइमरी से अल्टरनेटिंग यानी दो फिक्स वैल्यू के बीच में अल्टरनेट होने वाला करंट, दो फिक्स वैल्यू के बीच में अल्टरनेट होने वाला वोल्टेज, कोई तो भी दो फिक्स वैल्यू है, पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम, उसके बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज होती है चेंजिंग की, इनफाइनाइट वैल्यूज, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। तो प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर या प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर अर्थात इनपुट साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर में अगर हम चेंजिंग करंट देखते हैं, अल्टरनेटिंग करंट देखते हैं, तो उससे अल्टरनेटिंग अर्थात चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फैलती है, डेफिनेटली उस फैली हुई फील्ड में अब वो फील्ड अगर प्राइमरी कॉइल से पास होती है तो हम कहते हैं वहां फ्लक्स है, अगर वो सेकेंडरी कॉइल से लिंक करती है तो हम कहते हैं पास होती तो वहां
फ्लक्स है, लेकिन प्राइमरी कॉइल में चेंजिंग करंट की वजह से जो फील्ड पैदा हुई, जो फ्लक्स लिंक कर रहा है प्राइमरी के साथ, वहां जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। लेकिन वही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर सेकेंडरी कॉइल के साथ पास हो रही है, लिंक कर रही है, लिंकेज कर रही है, तो सेकेंडरी में कहीं ना कहीं ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिनोमेना कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। और ये तब हुआ जब प्राइमरी के चेंजिंग करंट के कारण प्राइमरी में पैदा हुई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी के साथ करती है लिंक, सेकेंडरी के साथ पैदा होता है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस होता है सेकेंडरी में ईएमएफ। तो ट्रांसफार्मर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो नो डाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, लेकिन स्पेशली उसमें अगर कहा जाए तो वो म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना है। क्योंकि जब तक प्राइमरी का चेंजिंग करंट आने की वजह से जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी में लिंक कर रही, अगर वो सेकेंडरी में लिंक नहीं करती तो सेकेंडरी में ईएमएफ नहीं आता, तो सेकेंडरी में ईएमएफ नहीं आएगा तो इनपुट साइड से आउटपुट साइड में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। सो प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक होना जरूरी है, इनपुट से आउटपुट में जाना जरूरी है, तभी कहीं जाकर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर हो पाना संभव है। तो ट्रांसफार्मर क्या है मैंने ये बताया, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो वीक अल्टरनेटिंग करंट एट हाई वोल्टेज को स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज एंड वाइस वर्सा में कन्वर्ट करता है। उस स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को दोस्तों हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। मेरे शब्द बराबर पकड़िएगा, मैंने कहा वीक अल्टरनेटिंग करंट एट हाई एसी वोल्टेज को स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिंग करंट एट लो एसी वोल्टेज। इससे साबित होता है कि ट्रांसफार्मर अगर करंट को लो से हाई करता है तो वोल्टेज को हाई से लो करता है। इसका मतलब यहां रिश्ता इनपुट से आउटपुट में जाते समय वोल्टेज और करंट के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेट हो रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है सुनकर कि इनवर्स रिलेशन क्यों है, वैसा उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ऐसा मत सोचिएगा कि वोल्टेज का रिश्ता करंट से इनवर्स है, वोल्टेज का रिश्ता रेजिस्टेंस के साथ रखा गया, करंट का रिश्ता रेजिस्टेंस के साथ रखा गया, ऐसे दो रिश्ते बनते हैं। इसलिए हमको दिखता है कि वोल्टेज करंट के साथ इनवर्स है, वरना ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो दिख रहा है, जो सेटअप है, उसके ऊपर ये सारी बातचीत हमारी चल रही है। जब बात आती है कि ट्रांसफार्मर क्या है, सुन लिया, ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग स्टाइल क्या है, सब पता चला, तो अब प्रश्न उठता है कि ट्रांसफार्मर जब हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज कर सकता है, ट्रांसफार्मर जब लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज कर सकता है, इसका मतलब डेफिनेटली ट्रांसफार्मर के कुछ ना कुछ टाइप्स है। बिल्कुल सही। ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज बढ़ता है, करंट कम होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज घटता है और करंट बढ़ता है। ये जो ट्रांसफार्मर है इनके इस्तेमाल भी उसी हिसाब से होते हैं। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो पावर जनरेशन के लिए काम आता है, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट को रनिंग करने के लिए काम आता है, पावर स्टेशंस पर काम आता है जहां हमें हाई वोल्टेजेस की नीड होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जैसे हम एक्सरेज देखते हैं, एक्सरेज प्रोड्यूस होती है, वेल्डिंग कटिंग मशीन्स इस्तेमाल होती है, नियॉन एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स होते हैं, तो इन सब जगह स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है हाई वोल्टेज तैयार करने के लिए। कुछ जगह ऐसी होती है, होम अप्लायंसेस जितने भी है सभी जगह, होम अप्लायंसेस जितने भी है सभी जगह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमें यहाँ वोल्टेज बढ़ाना नहीं है, कम करना है। आप अपने मोबाइल का चार्जर ले लो, आप अपने कंप्यूटर की बात कर लो, आप अपने लैपटॉप की बात कर लो, आप टेलीविजन सेट की बात कर लो, आप सीडी प्लेयर की बात कर लो, डीवीडी प्लेयर की बात कर लो, आप रेडियो सेट की बात कर लो, सब जगह ट्रांसफार्मर इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वो सारे के सारे ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि वो हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो हाई एसी वोल्टेज जो भी होता है
वो लगभग 220 वोल्ट से 230 वोल्ट के आसपास का होता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, 220 से 230 वोल्ट, लगभग 50 हर्ट्ज की उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर में आप हाई एसी का लो एसी कर लो, लो एसी का हाई एसी कर लो, जो भी आप कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होता, फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ट्रांसफार्मर जब अपनी वर्किंग करता है, इनपुट साइड से आउटपुट साइड में वोल्टेज ट्रांसफर कर रहा है लिंकिंग के माध्यम से, लिंकेज के माध्यम से, तो मैंने जब आपसे कहा कि प्राइमरी में जो भी चेंजिंग करंट दिया, प्राइमरी में जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आई, वो प्राइमरी से भी लिंक करती है, सेकेंडरी से भी लिंक करती है। प्राइमरी में जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आया वो प्राइमरी से भी लिंक करता है, सेकेंडरी से भी लिंक करता है। अगर आइडियल कंडीशन है तो जितना लिंकेज प्राइमरी से हो रहा है उतना ही सेकेंडरी से होगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। थ्योरेटिकली हम बोलते हैं कि आइडियल कंडीशन है जितना प्राइमरी से फ्लक्स पास हो रहा उतना ही सेकेंडरी से पास हो। वो तभी संभव हो सकता है जब प्राइमरी सेकेंडरी एक ही जगह पर वाइंडिंग किए गए हो। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो भी हम अभी देख रहे हैं, ये सब आयरन कोर वाले जितने भी हैं, सॉफ्ट आयरन कोर वाले जितने भी ट्रांसफार्मर हैं, सभी के सभी लैमिनेटेड शीट्स के फॉर्म वाले हैं, जिनमें उनमें एक सेपरेशन बना हुआ रहता है। और उन सेपरेशन की वजह से प्राइमरी में चेंजिंग करंट आया, प्राइमरी में अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आई, प्राइमरी के साथ अगर वो फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी के साथ उतना लिंक करे। तो फिर जो खेल बच जाता है वो नंबर ऑफ टर्न्स का बच जाता है, क्योंकि हम आइडियल केस मानते हैं कि जितना प्राइमरी से लिंक किया उतना सेकेंडरी से लिंक किया। तो सभी बखूबी जानते हैं कि चाहे फैराडे की बात करो, चाहे लेंजेस की बात करो, भले ही ई का रिश्ता d∅dt के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद, रिप्लेस करने के बाद जो कांस्टेंट लगता है वो नंबर ऑफ टर्न्स है। और सभी जानते हैं कि अगर प्राइमरी के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस्ड करा रहा है प्राइमरी में, सेकेंडरी के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस्ड करा रहा है सेकेंडरी में, तो भैया अगर स्टेप अप चाहिए तो भाई वहां वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए। सो अगर दोनों में फ्लक्स लिंकेज का अमाउंट सेम हो गया, जितना प्राइमरी से लिंक कर रहा उतना ही सेकेंडरी से लिंक कर रहा, अकॉर्डिंग टू आइडियल कंडीशन, तो भाई फिर तो दोनों तरफ ईएमएफ सेम होना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर हो गया तो फिर काहे का स्टेप अप, वोल्टेज बढ़ाने वाला कहां से हुआ, काहे का स्टेप डाउन, कहां वोल्टेज कम करने वाला हुआ। सो वोल्टेज स्टेप अप होने के लिए वोल्टेज बढ़ना भी तो चाहिए सेकेंडरी में जाते समय, वोल्टेज स्टेप डाउन के लिए वोल्टेज कम भी तो होना चाहिए सेकेंडरी में जाते समय। सो वोल्टेज स्टेप अप होना या वोल्टेज स्टेप डाउन होना जितना फ्लक्स पे डिपेंड करता है उतना ही नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जब हमने कहा कि ट्रांसफार्मर के दो टाइप होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो उसमें इनपुट से आउटपुट में जाते समय वोल्टेज लो से हाई हो रहा है। आइडियल कंडीशन दी जा रही है जितना करंट प्राइमरी में चेंजिंग हो रहा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रहा चेंजिंग, वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से सेम लिंक कर रहा, सेम फ्लक्स लिंक कर रहा। तो भैया जब दोनों में सेम फ्लक्स लिंक करेगा तो फिर ईएमएफ भी सेम हो जाता। लेकिन स्टेप अप है ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज तो बढ़ रहा है, सो वो वोल्टेज बढ़ाने का कॉपीराइट नंबर ऑफ टर्न्स के पास है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात चलती है, सो प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, सो हाई वोल्टेज का लो वोल्टेज होता है। अब इनपुट साइड में, प्राइमरी साइड में हाई वोल्टेज चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, क्योंकि हम आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हैं कि फ्लक्स का लिंकेज तो भैया सेम है, कहीं कम नहीं कहीं ज्यादा नहीं। तो फिर कौन डिसाइडर है, कौन बताएगा कि वोल्टेज बढ़ा या कम हुआ? तो वो पूरा कॉपीराइट अब किसके पास चला गया? नंबर ऑफ टर्न्स के पास। क्यों चला गया? क्योंकि फ्लक्स लिंकेज का अमाउंट हम आइडियल कंडीशन में मान रहे जितना प्राइमरी से उतना ही सेकेंडरी से। सर प्रैक्टिकली तो संभव है ही नहीं। आइडियल कंडीशन है तो संभव है, क्योंकि आइडियल कंडीशन में हम ये मान के चलते हैं ट्रांसफार्मर पूरा सज्जन है, संत है,
किसी प्रकार का दोष नहीं है, पूरा आइडियल है। लेकिन जब रियल ट्रांसफार्मर की बात आती है तो सबसे पहली गड़बड़ तो यहीं शुरू होती है कि प्राइमरी से करंट अगर फ्लो हो रहा है तो वहीं हीट पैदा होती है, वहीं रेजिस्टेंस की वजह से हीट लॉस होती है, कॉपर लॉसेस बोलते हैं उसे, वो लॉसेस होते हैं। प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक होना कम, लीकेज होना ज्यादा होता है, क्योंकि कितना भी अच्छा कोर इस्तेमाल कर लो, गैप है तो लीकेज होना चाहिए। साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन बनती है, क्योंकि जब भी करंट जाता है, चेंजिंग करंट आता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, वो कॉइल और कोर के साथ लिंक करती है। कोर आयरन कोर है तो बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड कोर के साथ लिंक करेंगी तो उसे हमने मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी कोई आयरन मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड आती है सो फेरोमैग्नेटिक है, सो परमानेंट मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, परमानेंट मैग्नेटाइजेशन वहां देखने को मिलता है, वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। सोचो तो भाई कितनी बड़ी बात है कि वो मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा तो उसे डीमैग्नेटाइज्ड भी करना पड़ेगा। सो अगर अल्टरनेटिंग करंट की, अल्टरनेटिंग सप्लाई की एक साइकिल अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देकर मटेरियल को मैग्नेटाइज करती है तो उसकी दूसरी हाफ साइकिल, एक हाफ साइकिल दूसरी हाफ साइकिल उसे डीमैग्नेटाइज करती है, मतलब जबरदस्ती में एनर्जी वेस्ट होती है कोर को मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज करने के चक्कर में। तो एक कॉपर लॉस है हिट वाला, एक लीकेज वाला लॉस है, एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन का लॉस है। और भी लॉसेस बहुत सारे बनते हैं, लेकिन ये सारे लॉसेस कंट्रोल हो सकते हैं कुछ प्रोसेस करने से। हालांकि वो विषय हमारा अभी नहीं है, क्योंकि हमारे 12th के सिलेबस में वो सब चीजें इंक्लूडेड नहीं, हमारा विषय सिर्फ ट्रांसफार्मर है। लेकिन मैंने आपको बताया कि लॉसेस बहुत सारे हैं, अगर रियल ट्रांसफार्मर कंसीडर करते हो तो। हम तो आइडियल लेके चल रहे, मतलब जितने लॉसेस मैं बोल रहा हूं वो कुछ भी होने वाले नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज होने वाला नहीं है, लिंकेज होगा। और दोस्तों अगर लिंकेज है तो बिल्कुल परफेक्टली काम होने वाला है, परफेक्टली काम होगा, आइडियलिटी से काम होगा। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड का, चाहे वो प्राइमरी का हो या सेकेंडरी का हो, वो पूरी तरह से डिपेंड हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। इसीलिए प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम ज्यादा रखते हैं, सेकेंडरी में कम रखते हैं तो उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। प्राइमरी में ज्यादा रखते हैं, सेकेंडरी में कम रखते हैं तो स्टेप डाउन कहते हैं। प्राइमरी में कम रखते हैं, सेकेंडरी में ज्यादा रखते हैं तो उसे स्टेप अप कहते हैं, क्योंकि ईएमएफ का रिश्ता, इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिश्ता नंबर ऑफ टर्न्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये बड़ी बेसिक बातें हैं, जिसमें हमको समझ में आ रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ट्रांसफार्मर कैसे डिफाइन किया गया, ट्रांसफार्मर के कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स को बनने के पीछे का बेसिक रीजन कौन है, किसकी वजह से दो टाइप के ट्रांसफार्मर जनरल स्टडी में किए जाते हैं। कई लोग कहते हैं 4 ट्रांसफार्मर है, 4 टाइप नहीं होते, सिर्फ 2 ही होते हैं 12th लेवल पर। वैसे तो बहुत सारी बातें हो सकती है, ऑटो पावर ट्रांसफार्मर भी होता है, लेकिन बेसिक लेवल देखा जाए तो 2 ट्रांसफार्मर है, जिसमें स्टेप अप स्टेप डाउन। और ये स्टेप अप नाम या स्टेप डाउन नाम वोल्टेज को कंसीडर करके किया जाता है, करंट को लेकर नहीं, ध्यान रखिएगा। वोल्टेज स्टेप अप, करंट स्टेप डाउन, उसी का मतलब है। और करंट स्टेप अप यानी वोल्टेज स्टेप डाउन। तो जो नाम स्टेप अप चला है वो वोल्टेज को लेकर, पेपर में मान लो आ गया कि भाई कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग बताइए स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो स्टेप अप बोल दिया मतलब वोल्टेज स्टेप अप, नहीं तो वहां कंफ्यूजन ले लिए, इसमें तो मेंशन ही नहीं किया करंट है या वोल्टेज है। तो स्टेप अप शब्द आ गया मतलब वोल्टेज बढ़ाना है, स्टेप डाउन आ गया मतलब वोल्टेज कम करना है। और उसी हिसाब से हम अपने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग करते हैं उस सेटअप को तैयार करने के लिए। तो वो जो रिलेशन है बड़ा जबरदस्त है, हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, मैंने एक कंस्ट्रक्शन आपके सामने करके रखा है और इस कंस्ट्रक्शन के साथ मैं इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जैसे मैंने शब्द लिखा स्टेप अप है, स्टेप अप है मतलब ये स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, इसी का मतलब करंट में वो स्टेप डाउन है, करंट में वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर आप देखोगे कि ऐसा बोला जा रहा है क्या, तो नहीं, ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है कि वो स्टेप अप वोल्टेज दिखे और स्टेप डाउन करंट दिखे। सर क्या अरेंजमेंट किया गया,
आप सबसे पहले देखेंगे इनपुट साइड और एक आउटपुट साइड, जिसमें ये लैमिनेटेड शीट से बना हुआ आपको सॉफ्ट आयरन कोर दिख रहा है, जिसपे एक साइड में इनपुट साइड में प्राइमरी कॉइल की वाइंडिंग है, जिसे हम प्राइमरी कॉइल में P1 P2 कहते हैं, और एक तरफ में सेकेंडरी कॉइलिंग है जिसे हम S1 S2 कहते हैं। प्राइमरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स आपको नजर आ रहे हैं वो N∗P है, सेकेंडरी साइड में जो नजर आ रहे हैं वो N∗S है। बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में जो कुछ भी है वो प्राइमरी से ज्यादा है, जो साबित कर रहे हैं कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सबसे बेसिक काम हमने बिल्कुल सही किया है। दूसरी बात, अगर हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा चाहिए प्राइमरी की कंपैरिजन में, तो हमारा उद्देश्य भी क्या है कि भाई सेकेंडरी में आने वाला वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा होना चाहिए। तो Vs चाहे कुछ हो जाए Vp से बड़ा होना चाहिए। ये हमारे फॉर्मेशन मतलब कंस्ट्रक्शन का, ट्रांसफार्मर के स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन का मेन मोटिव है। इसके अंदर हमको दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से कि प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज Vp है उसकी वजह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, AC वोल्टेज है, यहां पर भी जो मिलेगा वो AC ही रहेगा, नो DC। ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क्स ऑन DC सप्लाई। आप कितना भी DC दे तो कुछ होने वाला नहीं है, बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैं स्टार्टिंग से आपसे कह रहा हूं। कुछ तो भी AC सप्लाई वोल्टेज दिया, लो AC वोल्टेज, इधर से जो कुछ भी मिल रहा है इनपुट है, लेकिन ये लो AC है, और यहां जो बनने वाला है वो हाई AC है। लेकिन अगर करंट की बात की जाए तो करंट प्राइमरी से सेकेंडरी में हाई से लो होने जा रहा है। सर कैसे, मैं साबित कर दूंगा, आप बराबर ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीज नजर आएगी। हमने सप्लाई वोल्टेज V∗P दिया, प्राइमरी कॉइल को वोल्टेज, प्राइमरी से करंट फ्लो हुआ I∗P, लेकिन उस करंट को फ्लो होने के लिए जो हमने अरेंजमेंट रखा वो खास है कि प्राइमरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, मैंने पहले ही कहा प्राइमरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो काफी कम है। पहला काम, नंबर ऑफ टर्न्स कम रखा। नंबर ऑफ टर्न्स जो भी रखी, उन टर्न्स की जो लेंथ है वो भी हमने कम रखी है, लेकिन साथ में एक बात की है, वो है उनका जो थिकनेस है वो हमने ज्यादा रखी है, एरिया क्रॉस सेक्शन हमने ज्यादा रखा है। सर ऐसा सेटअप करके हमने क्या किया, बहुत बड़ी बात की, हमने सप्लाई वोल्टेज तो कम से कम दिया, लेकिन जो सेटअप इनपुट साइड में रखा उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम रखी ताकि लेंथ कम हो जाए कॉइल की लेंथ कम के साथ हमने वायर को थोड़ा ठीक रखा, मोटा रखा, थीन नहीं रखा, ठीक रखा, मोटा रखा, ताकि हमारी कॉन्सेप्ट जो है वो रेजिस्टेंस का रिश्ता लेंथ और एरिया के साथ दिखता है कि लेंथ जितनी कम रहेगी रेजिस्टेंस उतना कम रहेगा। तो लेंथ कम है ताकि कॉइल का रेजिस्टेंस कम हो, एरिया ज्यादा रखा, रिलेशन इनवर्स है, एरिया ज्यादा रखा ताकि रेजिस्टेंस कम हो। और मेरी दोनों ही बातों से जब दिख रहा है कि लेंथ कम रखने से, एरिया ज्यादा रखने से अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है इनपुट साइड की, प्राइमरी साइड की, तो 100% करंट की वैल्यू प्राइमरी साइड की क्या होती है, बड़ी होती है, ज्यादा होती है। तो वो बात अभी झलक गई कि प्राइमरी साइड का आने वाला करंट सेकेंडरी से क्या है, ज्यादा है। सर आपने दूसरा सेटअप नहीं बताया। अब इतना तो लॉजिकल हम सोच भी सकते हैं कि जब ऐसा सेटअप किया जा रहा है कि प्राइमरी में करंट ज्यादा आए तो ऑब्वियसली सेकेंडरी में करंट कम आ जाएगा। तो ये बात भी मैंने लिखी कि करंट स्टेप डाउन होना चाहिए। हम सेकेंडरी साइड में गए तो हमने सेकेंडरी का जो सेटअप रखा वो भी माशाल्लाह देखने लायक है। सर क्या है, सेकेंडरी साइड में जब गए सो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में क्या थे, ज्यादा थे। सेकेंडरी में जो वायर की लेंथ थी वो भी काफी ज्यादा थी, लेंथ ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स के कारण हो गई। उसी प्रकार जो वायर था वो काफी थीन था, इधर थिक था उधर थीन था, मतलब एरिया काफी कम था। और वायर जितना पतला रहता है, जितना एरिया कम रहता है, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा रहता है। लेंथ जितनी ज्यादा रहती है रेजिस्टेंस उतना ज्यादा रहता है। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है दोस्तों करंट उतना कम होता है। सो सेकेंडरी में आने वाला करंट कम से कम है। तो ये बात
के लिए हमने सेटअप तैयार किया, ये बात हमें दिखने वाली है, मिलने वाली है, ये बात के लिए सेटअप हमने तैयार किया। और इस सेटअप के अंदर हमको सबसे बड़ी बात दिख रही है कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कम है। सो फ्लक्स का जो रिश्ता है कि करंट अगर जाएगा, फील्ड अगर आएंगी, चेंजिंग फील्ड अगर आएंगी, प्राइमरी से लिंक करेंगी, सेकेंडरी से लिंक करेंगी, कंडीशन आइडियल है। सो लिंक का अमाउंट अगर सेम है, जितना फ्लक्स प्राइमरी से लिंक कर रहा उतना ही सेकेंडरी से लिंक कर रहा, तो दोस्तों असली रोल किसका बच जाता है? नंबर ऑफ टर्न्स का। सभी वाली बातें जानते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड चाहे प्राइमरी में हो या ईएमएफ इंड्यूस्ड सेकेंडरी में हो, फॉर्मूला माइनस एन सफिक्स पी टाइम्स ऑफ डी फाइव सफिक्स पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस एन सफिक्स एस डी फाइव सफिक्स एस अपॉन डी टी होता है, अकॉर्डिंग टू चाहे फेरेडेज लो या फिर लेंजेस। फेरेडेज नहीं लेते जनरली, कॉन्सेप्ट के लिए फेरेडेज, मैथमेटिकल टर्म के लिए लेंजेस, क्योंकि लेंजेस के अकॉर्डिंग हमें साइन निगेटिव दिखता है, क्योंकि निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ने ईएमएफ इंड्यूस कराया, वही इंड्यूस्ड ईएमएफ उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता। हमने थ्योरेटिकली डेमोन्स्ट्रेशन लेंजेस लॉ का देखा, उसमें बातें सीखी हैं। तो प्राइमरी में आया हुआ ईएमएफ इंड्यूस्ड, सेकेंडरी में आया हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके सामने है। फ्लक्स की लिंक के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड, फ्लक्स की लिंक के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड। अगर आप दोनों को इक्वेशन 1 और एक को 2 कहो और दोनों को आपस में अगर क्या करो, डिवाइड करो इक्वेशन 2/1, तो आपको टर्म मिलेंगी ES by EP इज इक्वल टू ओनली NS by NP। सर क्यों ऐसा मिलेगा? क्योंकि सभी जानते हैं कि जो भी फ्लक्स प्राइमरी में लिंक कर रहा है, जो भी फ्लक्स सेकेंडरी में लिंक कर रहा है दोस्तों, वो पूरी तरह से सेम है, क्योंकि कंडीशन आइडियल है। इस आइडियल कंडीशन होने के कारण किसी भी प्रकार का फ्लक्स का लीकेज नहीं है, पूरी तरह से लिंकेज है। वो बात हमारे मन को पटती है, समझती है, हमारे दिमाग में जाकर बैठती है। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी NS by NP। और ये भी बात पता चलती है कि अगर कंडीशन आइडियल है, तो जो सप्लाई वोल्टेज दिया गया, उस सप्लाई वोल्टेज से जो करंट फ्लो हुआ, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड आई, उसमें किसी प्रकार का लीकेज नहीं है। तो जितना करंट आया चेंजिंग, जितनी फील्ड आई चेंजिंग, जितना फ्लक्स आया चेंजिंग, पूरा लिंक किया, सो पूरा ईएमएफ इंड्यूस हुआ। इसका मतलब जो सप्लाई वोल्टेज है और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है प्राइमरी में, दोनों की वैल्यू सेम है। सो NS by NP के साथ मैं VS by VP भी लिख सकता हूं। ये भी हिम्मत हमारी बढ़ जाती है। और एक बड़ा प्यारा शब्द आता है इसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर, हमने देखा कि करंट वोल्टेज से कैसा चलता है, उल्टा चलता है। इसका मतलब इस रिलेशन में जहां वोल्टेज ज्यादा है वहां करंट कम है, और जहां वोल्टेज कम है वहां करंट ज्यादा है। तो ये एक रिलेशन हमारे साथ और मिल जाता है। सर ये रिलेशन लिखने की हिम्मत हमारे पास कहां से आती है? जब हम वोल्टेज का रिश्ता करंट से देखते हैं इनवर्स, तो वो सिर्फ तब है जब इनपुट साइड का पावर आउटपुट साइड के पावर के बराबर है। पावर इन द प्राइमरी इज इक्वल टू पावर इन द सेकेंडरी। पावर का जनरल फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। सो पावर इन द प्राइमरी इज इक्वल टू पावर इन द सेकेंडरी, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। VP इंटू IP इज इक्वल टू VS इंटू IS, दोनों के पावर सेम है। VP IP इज इक्वल टू VS IS के बराबर है। सो VP बाय VS IS बाय IP के बराबर रिलेशन इनवर्स सेटअप होता है। और इस तरीके से ट्रांसफार्मर की, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वर्किंग हमको समझती है।